हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो ये हमारा जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वो काम कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और अंत में एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो सारी बातें भी कर लेंगे, जिसकी पीडीएफ नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, आप लोग डाउनलोड कर लेना। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. अब ये जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है उसे कैपेसिटर स्टार्ट क्यों बोला जाता है, तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि ये मोटर के अंदर हम एक कैपेसिटर का यूज करते हैं और वो कैपेसिटर दो करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट करके देता है और वो फेज डिफरेंस के कारण हमारे मोटर को इनिशियल टॉर्क मिलता है, यानी इनिशियली वो कैपेसिटर चालू करवा के देता है। ठीक है, यानी कैपेसिटर क्या करेगा, दो करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा और फेज डिफरेंस क्रिएट होने के कारण वो मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देगा, इसलिए उसे बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट। ठीक है, अब कैसे हो तो जब देखेंगे तब समझ में आएगा। तो किसी भी मोटर में हमें पता है दो मेन पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। ठीक है, स्टेटर यानी क्या, स्टेशनरी पार्ट। तो ये जो येलो कलर से बना के रखा है ये स्टेटर है। स्टेटर के अंदर की जो सर्किट है वो सर्किट अंदर की सर्किट बना के रखी है, आउटर मोस्ट पार्ट है स्टेशनरी पार्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, रोटर लगाएंगे। रोटर दिखने में कैसा होगा, ऐसा होगा। ये कौन सा रोटर है, स्क्वेरल केज रोटर है, जिसमें हमने क्या देखा था, कंडक्टिंग बार्स होते थे बहुत सारे। वो कंडक्टिंग बार्स को ये दो एंड प्लेट के बीच में शॉर्ट सर्किट किया जाता है, यानी लगाया जाता है, फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केज रोटर या स्क्वेरल केज रोटर। अब ये स्क्वेरल केज रोटर को अगर सामने से हम देखेंगे, ये रोटर ऐसे है, सामने से अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी ये रोटर को हम अंदर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रोटर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेटर की बात करते हैं। स्टेटर, ये रहा स्टेटर। स्टेटर के जो स्टेटर है उसके अंदर हमने रोटर रखा है। अब ये स्टेटर के अंदर दो वाइंडिंग्स की जाती है। पहली वाइंडिंग को हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग है उसे बोलते हैं मेन वाइंडिंग। ठीक है, और ये जो मेन वाइंडिंग होती है उसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि उसके पास हाई इंडक्टेंस होता है और लो रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टेंस कैसा होता है, मेन वाइंडिंग का हाई होता है। ठीक है, यानी एक इंडक्टर की तरह बिहेव करता है ये। इंडक्टर यानी क्या, वाइंडिंग यानी कॉइल यानी इंडक्टर। ठीक है, बाद में दूसरी एक और वाइंडिंग होती है जिसे बोलते हैं हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिजाइन इस तरीके से किया गया होता है कि उसके पास लो इंडक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इंडक्टेंस लो होता है। ठीक है, और ये दोनों जो वाइंडिंग्स है, कौन सी, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट की गई होती है। ठीक है, सीरीज में नहीं होती, पैरेलल में कनेक्ट की गई होती है। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके साथ हम एक कैपेसिटर लगा के रख देंगे। ठीक है, कैपेसिटर ही दो करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा और स्टार्टिंग टॉर्क देगा। कैसे देख लेंगे, तो कंस्ट्रक्शन अभी तो देख रहे हैं। तो एक कैपेसिटर सीरीज में लगा दिया और उसके सीरीज में हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देंगे। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, नॉर्मली ये क्लोज कंडीशन में होता है, बंद कंडीशन में होता है। ये क्या करेगा, जब हमारा रोटर 70% की स्पीड से घूमना चालू कर देगा, उसकी 70% की स्पीड से, तब ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो उसे सेंस करेगा और ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा यानी इतना ही पार्ट ऑफ सर्किट में रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और रोटर हमारा घूमता रहेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम बड़ा ही सिंपल है। 70% स्पीड अचीव कर लिया तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो खुल जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन की बात सारी समझ में आ गई हमें। अब हम वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग में क्या होता है कि स्टेटर को हम सिंगल फेज करंट देते हैं, एसी करंट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटर की जो ये वाइंडिंग है उन्हें क्या दे रहे हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों वाइंडिंग कैसी कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में हमें पता है करंट डिवाइड होता है। यहाँ से आई करंट निकला तो यहाँ से स्टार्टिंग वाइंडिंग में सपोज करते हैं आईएस करंट गया और मेन वाइंडिंग में आईएम करंट गया। ठीक है, करंट डिवाइड हो गया, पैरेलल में इसलिए। ठीक है, अब ये जो हमारा आईएम करंट जो है, आईएम करंट जब ये जो वाइंडिंग से पास होगा यानी कि इंडक्टर से पास होगा तब क्या होगा, हमने एक चीज पढ़ी थी प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था। प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। ठीक है, और यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने वायर्स का भी यूज किया है। ये वायर्स के पास रेजिस्टेंस भी है, यानी यहाँ पे हमारे पास एलआर सर्किट है और एलआर सर्किट में हमने ये पढ़ा था कि करंट जो होता है वोल्टेज से पीछे चलता है लेकिन 5 डिग्री जितना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आईएम करंट है वो वोल्टेज से 5 मान के चलते हैं, 5 एम एंगल
पीछे चल रहा है। 90 तो चलेगा नहीं, क्यों, रेजिस्टेंस भी साथ में है। 90 कब चलता है, जब प्योर इंडक्टिव होता है। यहाँ पे LR सर्किट है रेजिस्टेंस के कारण, तो कुछ 5m डिग्री पीछे चलेगा। तो वही बात यहाँ पे बोर्ड पे बना के रखी है। ये हमारा हो गया वोल्टेज, और हमारा ये जो IM करंट है जो कि LR सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो IM करंट वोल्टेज से पीछे चलेगा। वोल्टेज से पीछे चला, कितना, 5m पीछे चला। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इंडक्टर क्या करता है, करंट का अपोज करता है, इसलिए उसे पीछे चला देता है। ठीक है, तो करंट पीछे चल रहा है, समझ में आ गया। ठीक है, अब ये करंट IS करंट जब ये हमारा जो वाइंडिंग है या फिर इंडक्टर है इसमें से पास होगा, तब क्या होगा, करंट को पीछे चलाएगा। ये भी पीछे चलाएगा, कितना डिग्री पीछे चलाएगा, सपोज मान के चलते 5 डिग्री पीछे चलाएगा, वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे चलाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमने क्या लगाया है, कैपेसिटर भी तो लगाया है। कैपेसिटर लगाने के कारण क्या होगा, करंट आगे चलेगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, करंट को जो हमारे Q जो होते हैं कूलम्स, हमारे चार्ज जो होते हैं, उसको स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। यानी कैपेसिटर क्या करता है, करंट को आगे चलाता है, वोल्टेज को पीछे करता है। यानी ये क्या करेगा, करंट को पीछे चलाएगा, और ये क्या करेगा, करंट को आगे चलाएगा। ठीक है, यानी ऑन एन एवरेज करंट वोल्टेज से थोड़ा आगे चलेगा। ये क्या करेगा, करंट को बहुत ज्यादा पीछे चलाएगा। ये क्या करेगा, करंट को आगे चलाएगा। ठीक है, तो ये पीछे ले रहा है, ये इसको आगे खींच रहा है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वोल्टेज से थोड़ा आगे निकलेगा। कितना, थोड़ा आगे IS करंट निकलेगा। ये हो बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर करंट को पीछे चलाएगा, कैपेसिटर क्या करेगा, आगे चलाएगा, तो उसका रिजल्टेंट कुछ आगे ही चलेगा वोल्टेज से। कितना, मान के चलते हैं 5S जितना आगे चल रहा है कैपेसिटर के कारण। ये इंडक्टर के कारण करंट पीछे चला वोल्टेज से, कैपेसिटर के कारण थोड़ा करंट आगे चला। इंडक्टर है वो पीछे ले रहा है, कैपेसिटर आगे ले रहा है, तो थोड़ा आगे चलेगा वोल्टेज से करंट। आई होप बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये दो करंट है, IS और IM, दोनों के बीच का कुछ फेज डिफरेंस मान के चलते हैं अल्फा है। ये फेज डिफरेंस किसने क्रिएट किया, ये कैपेसिटर ने क्रिएट किया। ठीक है, अब फेज डिफरेंस कुछ फाई है, तो हमें तो क्या चाहिए, रिजल्टेंट करंट चाहिए। तो ये दो वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे पास होगा, ये I ऐसे कुछ पास होगा, यानी करंट का डायरेक्शन ये हो गया। अब ऑर्स्टेड सर ने क्या बोला था, जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है। तो जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं बोल दूंगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी B का भी यही डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होने वाली है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होने वाली है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटर पे क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण रोटर जो है अब हमारा रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रोटर रोटेट होना शुरू हो चुका है। जब वो अपनी 70% स्पीड तक घूमना शुरू हो जाएगा, तब ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन हो जाएगी यानी कैपेसिटर और ये निकल जाएंगे। ओपन हो जाएगी तो यानी अब स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है नहीं, अब मेन वाइंडिंग से हमारा रोटर रोटेट होता रहेगा। सो आई होप इसका जो वर्किंग था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, तो ये रहा कंस्ट्रक्शन जो हमने अभी देखा, PDF नोट्स में अवेलेबल है। ये वर्किंग है, ये भी PDF नोट्स में अवेलेबल है, सारी स्लाइड्स PDF नोट्स में अवेलेबल है। और अंत में हमें इसका टॉर्क वर्सेस स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बना के आना जरूरी है टू गेट द फुल मार्क्स। ये जो हमारा कर्व है उसमें ऐसे करके ऐसे हमने कर्व बनाया है। ये क्या बताता है पॉइंट के ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए 100% जितना टॉर्क चाहिए उसके मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू है 350 उसका फुल लोड कंडीशन का, तो इतना हाई इनिशियल टॉर्क चाहिए तब जाके वो मोटर चलेगा। यहाँ पे n का वैल्यू 0 है यानी रोटर रेस्ट पे है। अगर हमने 100% टॉर्क उसे दिया उसके मैक्सिमम वैल्यू से, तब जाके उसकी स्पीड बढ़ेगी, रोटेट होना शुरू होगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टॉर्क भी बढ़ेगा। एक पॉइंट पे टॉर्क जो है मैक्सिमम हो जाएगा फुल लोड कंडीशन में, और वो वहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी इससे ज्यादा टॉर्क बढ़ेगा नहीं। या यहां से टॉर्क घटता जाएगा लेकिन स्पीड तो हमारी बढ़ती जाएगी। टॉर्क घट रहा है, जो स्टार्टिंग टॉर्क दे रहा था, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग हमें स्टार्टिंग टॉर्क दे रहा था उसकी बात कर रहे हैं। तो टॉर्क अब धीमे धीमे घटता जाएगा, स्पीड तो आ चुकी है, रनिंग स्पीड आ चुकी है, और ये पॉइंट पे टॉर्क 0 हो जाएगा। कब, जब मोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेगा। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा था 120 F/P होता है। तो सिंक्रोनस स्पीड पे टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाएगा और मेन वाइंडिंग पे हमारी मशीन चलती रहेगी। और अंत में हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो ड्रिल मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, फ्लोर मिल में, ग्राइंडर्स में, रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में इसका यूज होता है। तो आई होप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा हमारा कैपेसिटर स्टार सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।